बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले लिए गए, जिनकी तफसीलात वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने बताई। वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जो पाबंदी आयद की गई थी रवां साल अप्रैल में, इसको बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात साहब का कहना था कि तंजीम ने जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से इस पर पाबंदी हटाने की दरख्वास्त दी थी, जिस पर वफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी ने इस पर गौर व गौस किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट काबीना के सामने रखी, जिस पर यह फैसला आया कि ये जो पाबंदी है ये बरकरार रखी जाएगी। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के हवाले से वज़ीर इत्तलात का ये कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है और पाकिस्तान की और दीगर ममालिक की कोशिश होनी चाहिए कि वहाँ से अफगान महाजरीन का जो इन्फ्लक्स है वो पाकिस्तान की तरफ ना आए और कोशिश ज़्यादा ये हो कि सियासी हल की तरफ तमाम लोग अपना हिस्सा डालें। कश्मीर के इंतखाबात, चूँकि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन कैंपेन जो है वो तेज़ी से जारी है और तमाम सियासी पार्टियाँ जो मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातें हैं उन्होंने वहाँ पर लोगों को राय ओपिनियन चेंज करने के लिए अपने अपने नैरेटिव्स दे रहे हैं। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फवाद चौधरी साहब का इस हवाले से ज़रूर कहना था कि PTI इसमें बेहतर परफॉर्म करेगी। मरियम नवाज साहब भी वहाँ पर कैंपेन कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कैंपेन की। जो तकरीर हो रही है उनके कंटेंट पे मैं इस प्रोग्राम के हिस्से में ज़रूर गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि आगे चलकर हम आज 13 जुलाई भी है और 13 जुलाई 1931 को हम यौम शुहदाए कश्मीर के तौर पर मनाते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार और पूरी दुनिया में कश्मीर जो बसते हैं और पाकिस्तान चूँकि कश्मीर हमारी शहरागे हैं, हम उन्हें अभी इखलाकी सियासी सपोर्ट देते हैं, उस हवाले से भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। एक और अनफॉर्चुनेट आज वाक़या वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुरम जो खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला है, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पाक फौज के एक कैप्टन बासित शहीद हुए और सिपाही हज़रत बिलाल शहीद हुए हैं। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। और 3 दहशतगर्द इस मार्के में मारे गए हैं जो वासिल जहन्नम हुए, तो मैं इस हवाले से उनका भी ज़रूर तज़किरा करना चाहूँगा। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त 3 मुमताज़ शख्सियात ने। कंवल शोज़ब साहिबा पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया कंवल शोज़ा साहबा ने, आपका बहुत शुक्रिया। हमें रुमीना खुर्शीद आलम साहबा MNA है PMLN की, उन्होंने ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। और हमें PJ मीर साहब स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं जो नोटेड एनालिस्ट हैं। मैं तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम करूंगा। मैं आपकी इजाज़त से ज़रा PJ मीर साहब से एक गैर जानिबदाराना ओपिनियन लेना चाहूँगा AJ के इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, उसके बाद अपने चाहूँगा कि कंवल शोज़ा साहबा और रुमीना साहबा से भी उस हवाले से उनका नुक्ता नज़र लूँ। PJ मीर साहब बहुत शुक्रिया। नवाजिश बताइएगा, AJ के में इलेक्शन हो रहे हैं, जो टोन और टेनर है, जो कंटेंट है, आप समझते हैं एक फेयर कैंपेन चल रही है PJ मीर साहब? और 25 जुलाई को इलेक्शन हो रहे हैं, 32 लाख आजाद कश्मीर के वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। आपका क्या ओपिनियन है जो अभी तक आपने गुफ्तगू सुनी, जो अब तक आपने तकरीर सुनी? देखें, जब भी मैं तो इलेक्शन बचपन से सुनता आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ, मेरे भारत आजाद गवर्नमेंट। और ये भी आज आपको बता दूं कि मेरे जो दादा थे, he was the first secretary general of जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। अब मैं कश्मीर के मसले को बचपन से ही देखता आ रहा हूँ और आज भी जब आप कहें, जब होश संभालिए, देखते हैं कि इलेक्शंस कैसे हुए और कैसे हो रहे हैं। मेरी नजर में जब हम एक यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के अंडर हैं, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में, दे शुड नॉट बी इंटरफेयरिंग इनटू द आजाद कश्मीर इलेक्शंस, क्योंकि फिर हम खुद एक वायलेटर्स हो जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के। ये फैक्ट है, इसके अंदर कोई छुपी डुबी कोई बात है नहीं है। हाँ, आप जरूर कैनवस कर सकते हैं, आप लो लाइन कैनवस करें, जरूर एक दूसरे को करें, लेकिन हमने जो बैठ के जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमने देखना है कि कश्मीर का मसला कैसे रिजॉल्व करेंगे। अब बात यह है कि अगर हम खुद एक पार्टी बन जाते हैं वहां और मैनिपुलेशन करते हैं, तो मैं समझता हूं कश्मीर कॉज को इन द लॉन्गर रन इंडिया हम पे तनकीद कर सकता है और हम एक वल्नरेबल सिचुएशन पे हो सकते हैं। आज हम हिंदुस्तान को 35A और जो दूसरा 370 उस पे हम क्रिटिसाइज और कंडेम कर रहे हैं। कल हिंदुस्तान भी हमारे ऊपर इस तरह आ सकता है, लेकिन हिंदुस्तान भी वही कर रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे, आपका जो बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है इसके अंदर के वेयर आर वी गोइंग, मैं समझता हूं जो कैंपेन होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी द कैंपेन लाइक पाकिस्तान, इट शुड बी अ कैंपेन ओनली रिलेटेड टू कश्मीर, आजाद कश्मीर जो इस वक्त हमारे पास है। अगर हम उधर तक महदूद रखेंगे और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स कश्मीर की पॉलिटिक्स में नहीं डालेंगे, वेदर इट इज द गवर्नमेंट और द ऑपोजिशन, मैं समझता हूं हम
कश्मीर के एक महाज को और तकड़ा जरा करेंगे। ये अहम नुक्ता है पीजे मीर साहब, मैं आपका क्योंकि दोबारा लौट के तो आपने एक अहम नुक्ता टच किया, और मैं कंवल साहब आपकी इजाजत से पहले रुमीना साहब जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि मरियम नवाज साहब वहां कैंपेन की थी। रुमीना साहब बहुत शुक्रिया, मुझे मालूम है वक्त की जरा किल्लत है, मैं इसलिए आपसे ये पूछता चलूं, कैंपेन हो रही है, हर पार्टी को हक है। जो पीजे मीर साहब का ओपिनियन, आपकी क्या राय है? मैं ये कैंपेन को फॉलो कर रहा हूं, आप भी समझती हैं कि हमें आजाद कश्मीर में, चूंकि नून लीग इस वक्त भी हुक्मरान जमात 5 साल आपने की, अभी भी राजा फारूक हैदर साहब वजीर आजम आजाद कश्मीर की, अपनी कारकर्दगी पे ज्यादा बात होनी चाहिए, या ये कि कश्मीर पे जो कॉज है उस पर अगर हम पब्लिक डिबेट करेंगे और पब्लिक गुफ्तगू करेंगे तो आप भी समझती है इससे नुकसान पहुंचेगा? क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद तो हुकूमत वक्त ने भी इस पोजीशन को नहीं कबूला, कोई नहीं कबूलता, और कश्मीर एक ऐसा इशू है जो अक्रॉस पार्टी लाइन होना चाहिए। इस पे कहना कि इस पे सौदा किया या सूबा बनाना चाहते हैं, क्या कहेगी? अनफेयर कमेंट नहीं है? जी रुमीना, रुमीना खुर्शीद साहब, आप मुझे सुन पा रही? मेरे ख्याल में मेरा राब्ता नहीं। हेलो जी रुमीना साहब, मैंने सवाल किया था, प्लीज जवाब दीजिएगा। आपने सवाल सुना मेरा? जी बीच में आई थिंक देयर वाज लिटिल लाइन में कुछ वो थी, डिस्टॉर्शन थी, बट एनीवेज आई गॉट योर पॉइंट। जी सबसे पहले तो जी मैं उस चीज की शदीद मजम्मत भी करती हूँ, और मैं उन तमाम वो जो शहदा हैं उनके लिए सलाम भी पेश करते हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जात बहुत बुलंद करे, आमीन। और जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया। दूसरी बात, जहाँ पर कश्मीर की बात आती है, देखिए कश्मीर मेरे लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए और एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा अहम परेशानी भी है। हम सबको एज बीइंग पाकिस्तानी बहुत दुख और तकलीफ भी है। जो कुछ इंडिया में मकबूजा जम्मू कश्मीर के साथ हो रहा है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है, कि वहाँ पर किस तरह से जो है लोगों को वहाँ पे दलित बरादरी और इस किस्म के जो लोग हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह से जोग्राफिकली और लोगों का चेंज जो किया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी ऑब्वियस। और दुनिया में हैरान हूँ कि इंटरनेशनली अभी तक जो बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स के फ्लैग ओनरशिप्स हैं वो क्यों खामोश हैं। जहां तक बात आती है पाकिस्तान की लीडरशिप की, मुख्तलिफ पार्टीज की, वहां पर जाके पार्टिसिपेट करना, तो देखिए जो पॉलिटिकली एंड से बातें हैं वो तो हम सब जानते हैं, उसके ऊपर मेरे नहीं ख्याल में कि किसी को भी कोई डिनाई है। हर कोई जो है वहां पर अपने लिहाज से अपना एक जो नैरेटिव है वो देने की कोशिश करता है, बात करता है। माजरत, मेरा सवाल ये था, आप सही कह रहे हैं अपना नैरेटिव दे, लेकिन कश्मीर कॉज के वाले से तो आपने खुद का सारे पाकिस्तानी तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक रखने लोग एक सफे पर हैं। कश्मीर कॉज के वाले से कहना कि इस पे सौदेबाजी खुदा ना खास्ता की जा रही है, या मौजूदा हुकूमत कनायमन से मोदी, नरेंद्र मोदी ने ये इकदाम उठाया 5 अगस्त का, तो मैं ये करूं ये बहुत संगीन इल्जाम नहीं है? देखिए मैं एक तो ये कि चूंकि मैं टेलीफोन लाइन पे और बीच में आपकी आवाज कटती है, मैंने चूंकि पहले भी बताया था हमको, आपके जो प्रोड्यूसर थे, कि मेरी तरफ यहाँ पे थोड़ा सा इशू है सिग्नल्स का, तो मे भी शायद मैं प्रॉपरली आपके बात को समझ नहीं पाई भी। लेकिन एक चीज मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में कश्मीर को, हम सबको जो है कश्मीर के लिए एक कॉज होके, एक साथ होके मिलकर काम करने की जरूरत है, जो कि हमने पहले दौर में भी करते रहे। लेकिन चूंकि इस दौरे हुकूमत में साथ उस तरह से बैठने की, बातचीत करने की रवायात रही नहीं है और हुआ नहीं, तो इसलिए बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो हमेशा की तरह लटकते भी रहे हैं और कंफ्यूजन का शिकार भी रहे हैं। मुझे जहां तक आपके सवाल की जो शायद समझ लगी है वही, और उसमें मैं ये समझती हूँ कि लेकिन एक चीज ये है कि पाकिस्तान कि वहां पर इस टाइम जो लीडरशिप, अगर वहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से वहां पर लोग गए हैं, तो वहां पर हर कोई अपना जाहिर है एक राय भी रखता है और इजहार भी करना चाहता है। और वहां पर इस वक्त जो अवाम का जो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जलसों में, प्रोग्राम्स में जिस तरह से अवाम हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो मेरा सवाल, अब मैं सुन ले तो फिर मैं चाहूंगा कि इस पे कंवल शोजा साहब भी उनकी माजरत इंतजार करी। मेरा सवाल ये था, मैं आपको बता देता हूँ, आपने कहा अपना नैरेटिव जरूर दे, मेरा सवाल ये था कि हुकूमत वक्त पे ये इल्जाम लगाना कि नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर आज़म के साथ मिलकर 5 अगस्त का इकदाम करवाना और इसलिए कि आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाना, मैं ये करूँ, ये मरियम नवाज साहबा ने आज कोटली में कहा है, आपके सवाल से क्या कमेंट? आप नहीं समझती बहुत बड़ा संगीन इल्जाम है? रुमीना साहिबा, मेरे ख्याल में मेरा सवाल उन तक नहीं पहुंचता। कंवल साहबा, मैं आपसे मैम जानना चाहता हूं, आप बताइएगा, पीजे मीर साहब से भी हमारी गुफ्तगू हो रही है, रुमीना साहबा भी थी, आप क्या कहेंगे इस तरह से? ये क्यों कर इस नहज पे हमारी मुहिम चल रही है कि एक दूसरे पर दुश्मन तराजी और इल्जाम तराशियां हो रही हैं? कंवल शोजब साहिबा। जी थैंक यू अनवर। अनफॉर्चुनेटली मैं पहला हिस्सा सुन नहीं सकी पीजे मीर साहब को। जी लेकिन जो आप बात पूछ रहे हैं ये वाकई बड़ा सीरियस है और इसका बड़ा पस मंजर है।
जिस वक्त आप ये 5 अगस्त को ये इसने इस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ये काम किया 370A रिवोक करके और वहाँ पर एक सेटलमेंट और डोमिसाइल दे के और जो लोग कश्मीरी नहीं है उनको वहाँ बात करके और मुसलमानों की वहाँ पर आबादी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करने की जो एक घिनौनी साजिश की है, इसके अगर मुहर्रिकात देखे जाएं तो उस पर तो एक जॉइंट सेशन कराया गया, करारदाद पास हुई पूरे पाकिस्तान की असेंबली से या दोनों हिस्सों से मैसेज किया, लेकिन उसके फौरन भी हमने देखा कि जो पहले सज्जन जंदाल को अपना दोस्त कहते रहे और सज्जन जंदाल बहुत एक्टिव है, आपको पता है वो वहाँ की पॉलिटिक्स में उनके भाई भी मौजूद हैं, और ये जो रीलोकेशन है या आबादियों को चेंज करने की, ये डेमोग्राफिक चेंज लाने का काम है, ये उन्हीं के जिम्मे दिया गया। फिर उसके बाद आपने ये भी देखा कि नरेंद्र मोदी साहब को यहाँ बुलाने की मोहब्बत किसने की, गुलाबी पगड़ियां पहना के अपने घर में किस तरह शानदार तरीके से चावल खिलाए गए, उनको साड़ियां और आम किसने पेश किए। अब इन सारे मुहर्रिकात के बाद हम आया साबिक साहब की और उसी दिन ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्पीच सुन असेंबली में, और मैं उस वक्त वहाँ मौजूद थी और मैंने वो स्पीचेस सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि जी कश्मीर का सौदा कर दिया है, जिसपे हमने बड़ी ऑब्जेक्शन। अच्छा, जब इस तरह के अल्फाज असेंबलियों से जाते हैं तो जो कश्मीरी इस वक्त लड़ रहे हैं, जो बच्चे वहाँ पायलट गन का शिकार हो रहे हैं, जो बच्चियां वहाँ ज्यादती का शिकार हो रही हैं, उनके बहुत दिल टूटते हैं। उनको यहाँ से एक स्ट्रेंथ चाहिए, उनको यहाँ से इज़हार यकजहती चाहिए, ना कि ये कि हम अपनी सियासतों की खातिर उनकी सारी मुहिम का सत्यानाश करें। और इंटरनेशनल फोरम्स पे ये चीजें काउंट होती है कि क्लब जो असेंबली में बोला जा रहा है उसको लोग मॉनिटर करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं और अपने मकसदों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो ये बात। नंबर 2, अभी जो आजाद कश्मीर में कैंपेन चल रही है, अनफॉर्चुनेटली मुझे वहां पर नवाज शरीफोलॉजी तो बहुत सुनने को मिली, मुझे नवाज शरीफ का नजरिया और नवाज शरीफ की बातें सुनने को तो बहुत मिली, मुझे मरियम बीबी कभी मोदी के खिलाफ बोलती सुनाई नहीं थी, सज्जन जंदाल के खिलाफ बोलती सुनाई नहीं थी, 370A रिवोक हुआ उसके बारे में, और जो मकबूजा कश्मीर में कमल साहब उन्होंने कतर क्लब के लिए माजरत, उन्होंने आज कहा कि कश्मीर का मुकदमा बड़ा मजबूत है लेकिन जो हमारा वकील है वो कमजोर है। तो जनाब वकील के बाजू तो इन सब ने मिलकर मजबूत करने हैं ना इंटरनेशनल फोरम्स पे। जब ये वकील के कोशिश करेंगे पारी काट दें और अपनी जुबान से ऐसे बयानात दे रहे हैं जो इंटरनेशनली तो बड़े मकबूल हो रहे हैं, लेकिन कश्मीरियों का उससे जो उनकी मुहिम है या उन जो तहरीक जा रही है बहुत ऊपर, और जो ऐसे फोरम जहाँ पे हमारी एक अनडिवाइडेड जुबान जानी चाहिए, वहाँ तो इनकी बड़ी पसीराई हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि पहले भी इन्होंने बड़ी गंदी सियासत की, और अगर परफॉर्मेंस की ये बात कर रही है तो जिनको साथ पकड़ के हाथ लहराती हैं कि इनको वोट डालो, वही वजीर आजम थे अभी थोड़े दिन पहले तक। तो सवाल जवाब तो इन्हीं से ही होंगे ना। परफॉर्मेंस इनसे पूछी जाएगी। और एक चीज अनवर मैं कह दूं, बीबी बहुत अच्छा करती हैं, जहाँ जाती हैं वहाँ की बेटी बन जाती हैं, बड़ा अच्छा काम करती हैं कि लसानियत परस्ती कर रही हैं, लेकिन एक चीज उन्हें याद करानी थी कि ये सैर सपाटे का टाइम नहीं, ये कश्मीर की सैरें करने का टाइम नहीं था। 5 साल से आपकी हुकूमत थी, आपको सैर भी करनी चाहिए थी और आके चेकिंग भी करनी चाहिए थी कि आपने जो बंदा वहां बिठाया है वजीर आजम बना के, वो वहां के लोगों को क्या रिलीफ देते रहे हैं और क्या डेवलपमेंट करते रहे हैं। अब आके आप एक स्टील का गिलास पकड़ के सारा दिन फोटोशूट करें, फिर उन्हीं तस्वीरों के ऊपर अपने वालिद साहब की फोटोशॉप करके तस्वीर लगा दें। तो पाकिस्तान की अवाम और कश्मीर, आजाद कश्मीर की अवाम के पास टेक्नोलॉजी आती है हैंडल करनी, और उनके पास अकल भी है, समझते हैं वो सारा कुछ। और माशाल्लाह से सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट आजाद कश्मीर में है। तो ये तमाशा लगाने का फायदा नहीं, और मैं क्यों कश्मीर कॉज पे इनको जाके इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इस पे दोबारा लौट के आते हैं कारकर्दगी में, जरा कश्मीर कॉज पे पीजेबी साहब से। मुजरिम जिनके वालिद साहब यहाँ से भागे हुए हैं, जी रुमीना साहब आप उनको बुला रही हैं। कमल साहब आपका बताया, मैं चाहूंगा कि जरा मुकदमा लड़ रही है। तो मसला है कि कश्मीर थोड़ी याद आता है। जी रुमीना साहब आप कुछ कह रही हैं? रुमीना साहब हमारे साथ। हेलो नवाज साहब, कहना है आंसर प्लीज। जी प्लीज गो अहेड मैम, प्लीज गो अहेड। जी सबसे पहली बात तो ये कि चूंकि मैंने अभी बीच में लाइन में थोड़ा इशू भी था, मैंने आपके सवाल को दोबारा से सुना जब आपने कमल साहिबा से भी बात की, तो मेरे ख्याल में मैंने पहले अपने सवाल के जवाब में यही कहा है कि इस टाइम जो हालात वहां पर हुए हैं मकबूजा कश्मीर में, जिस तरह से वहां पे जो लोगों को जो बरादरी है जैसे दलित बरादरी जो है और इस तरह के चेंजेस किए जा रहे हैं, वो उसके ऊपर हमने बात की। और दूसरी बात ये कि माजरत के साथ हर वक्त जिनको नजर ही स्टील के ग्लास और चीजें आती हैं, बाकी चीजें अपनी याद नहीं रहती। मैं इतनी जो है
लो लेवल पे मैं बिल्कुल जाके बात नहीं करना चाहती, क्योंकि पिछले 5 साल में जो कुछ वहां की वजीर आजम ने या उस गवर्नमेंट ने किया, डेफिनेटली उसका जो भी रिजल्ट होगा वो इस वक्त के अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे तो उसके रिजल्ट में आपको बखूबी नजर भी आ जाएगा। दूसरी बात ये कहना कि इंटरनेशनली किस तरह से मुकदमे वहां पर बात की जा रही है, तो यही बात तो हम भी कर रहे हैं बीती, कि वहां पर जो पार्लियामेंट के अंदर आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जिस किस्म का वजीर आपने लाके बिठाया जिसको कश्मीर का ज्योग्राफी का ही नहीं पता, जिसको खुद नहीं किन चीजों का पता होता, उनकी अब बात करते हैं। तो आप कौन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं? रही बात ये, अगर आप ये बात करते हैं कि पिछले 5 साल में हम लोगों ने कश्मीर पे क्या किया, तो आई हैव सेड इट इन द सेवरल फोरम्स कि अगर मैं अपनी बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज पे मैं ये नहीं कहती कि कोई फख्र है, क्योंकि कश्मीर के लिए तो हम जितना भी काम करें वो कम है, लेकिन कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली मेरी पेरी की जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत है। लेकिन जिस मुल्क का वजीर आजम ऑपोजिशन के साथ बैठना पसंद नहीं करता, बात करना पसंद नहीं करता, आप उससे कौन से सोल्यूशन की तवक्को रखते हैं? मैं एक फॉर द टाइमिंग मैं पॉलिटिकली कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रही हूँ यहाँ पे अनवर साहब, मैं बिल्कुल इस चीज पे इत्तेफाक करती हूँ कि हमें मिलकर बात करने की जरूरत है। लेकिन एज बीइंग अ गवर्नमेंट कहां पर इन लोगों ने कोशिश की? क्योंकि बातों को करना और स्पीचेस की हद तक बात करना, स्पीचेस तो सारी दुनिया करती है, स्पीचेस आपसे ज्यादा अच्छी, लेकिन आप तो ये से एग्री करेंगी ना रुबीना साहबा के जो वर्ड्स हैं, यू नो दिस इज नॉट द थिंग जी, लेकिन रुबीना साहब आप इस बात से एग्री करेंगी जो अल्फाज का चुनाव है वो मैटर करता है? ये कह देना कि जी इलेक्शन कैंपेन है इसलिए जो बात भी की जाए वो हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर एक ऐसा खित्ता है जो कि यूएन का अभी भी अनफिनिश एजेंडा है और उस पर इस्तिसाब राय होना, तो हमें सोच समझ के चलना चाहिए। मैं पीजे भी आप दोनों की इजाजत से पीजे बीर साहब से जुड़ चुका। पीजे बीर साहब आप क्या कहेंगे? सर आपने बहुत से इंटरनेशनल इवेंट्स भी कवर किए हैं, ये बात इंटरनेशनल भी आती है, इस बात की गूंज सुनाई देती है जो पाकिस्तान में तकरीर हो रही है, चाहे जो भी गलत बात करता है वो नहीं करनी चाहिए। आपकी हवाले से क्या राय? कोई ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए इलेक्शन कैंपेन का? पीजे मीर साहब देखिए जी, इन इलेक्शंस पे अगर तो हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहे हैं कि जाएं आप बात करें, तो टेक्निकली मॉरली एंड ऑब्जेक्टिवली सब तो एक ही प्लेटफॉर्म पे है, क्योंकि जिस जिसकी गवर्नमेंट आई है उसने कश्मीर पे बात की है। तो अगर आज वहां जाके हम एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर देंगे तो दिस विल बी अ नेगेटिव मैसेज फॉर द एंटायर ऑफ द कंट्री, एंटायर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द कंट्री, कि हम क्या रहे हैं, इधर भी आके वही गंद कर रहे हैं। और भाई यहाँ आपने कश्मीर कॉज को आगे लेके जाना है, दैट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दीज इलेक्शंस, क्योंकि ये फेस है कि हमारी जो एरिया है आजाद कश्मीर, इट वांट्स जो ऑक्यूपाइड कश्मीर में राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, हम तो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं भाई इलेक्शन भी करो, तुम अपनी गवर्नमेंट भी चलाओ, हम तो कर रहे हैं। तो हमने वो मैसेज देना है यूनिटी के साथ, सारी पार्टीज ने मिलके कि भाई कश्मीर कम्स फर्स्ट, हम सेकंड है इस वक्त। सो ये अगर हम ये मैं समझता हूँ कि एक रवैया रखेंगे तो हमारा एक पॉजिटिव मैसेज और तकड़ा मैसेज जाएगा अक्रॉस द बॉर्डर, और उसके साथ साथ फिर यही मैसेज इंटरनेशनली भी जाएगा। लेकिन अगर हम यही फिक्रिंग कर देंगे कि हाँ जी उसने ये किया है, उसने ये किया है, सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? एक दूसरे की पॉलिटिकल पार्टीज को अंडरमाइन कर रहे हैं, और अगर आप गवर्नमेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज है आपका। भाई गवर्नमेंट को, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, दैट इज द गवर्नमेंट, दूसरों का ओपिनियन होता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो डोंट टर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू chaotic सिचुएशन, जो कि हम वहां करने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट थिंक वी नीड टू डू इट। हमें सबको एक प्लेटफॉर्म पे बैठना है और कश्मीर के कॉज को आगे लेके जाना है। इलेक्शंस तो आएंगे जाएंगे, सो व्हाट डज दैट मैटर? लेकिन हमें इतने एक्सट्रीम पे नहीं जाना कि अपनी रंजिशें उस जगह पे जाके खोलें जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उनकी तरफ से डिस्प्यूटेड है, इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड है, ये हमारे कब्जे में है। दूसरा हिस्सा जो वहां पकड़ा हुआ ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो उनके कब्जे में। सो वी हैव टू बी वेरी सेंसिबल एंड वेरी सेंसिटिव इन के हाउ वी प्रोजेक्ट दीज इलेक्शंस। कमल साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप नहीं समझती कि वक्त आ गया है कि हमारे जो इश्यूज हो रहे हैं इर्द गिर्द, जैसे अफगानिस्तान की सिचुएशन भी है, इसमें भी आए दिन तब्दीलियां हो रही हैं। उस पर हमने देखा कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो, बहुत अच्छी बात थी, बड़ी तवील नशिस्त थी, हर शेड ऑफ ओपिनियन को वहाँ पर बुलाया गया। कश्मीर पे आपने कहा कि ज्वाइंट सेशन भी हुआ और उसमें ये करारदाद भी सामने आई। 5 अगस्त 2019 में जब नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर आज़म ने गैर आइनी इकदाम, एकतरफा इकदाम उठाया, उसमें हमने बहुत से मुबाहिसे भी किए। अब वक्त आ गया कि जरा जो तनाव है, एक्रिमिनी है, पोलराइजेशन, इसको जरा कम किया जाए।
हमने तो बजट के इख्तिताम पे एक अच्छा माहौल देखा था, एक अच्छे तरीके से गुफ्तो शनीद हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने स्पीच की और हमने देखा कि अपोजिशन के 93 अरकान, रुमीना खुर्शीद आलम साहबा भी वहां मौजूद थी, उन्होंने बैठकर सुना। इस फिजा को आगे बढ़ाया जा सकता है। इलेक्शन में ठीक है, आप लोगों का राइट है, आप लोग अपना अपना मंशूर लेकर जाएंगे, लेकिन साथ साथ में इस फिजा को ज्यादा, कहने का मकसद है इसमें तनाव कम से कम लाया जाए। क्या कहेंगी आप कंवल साहिबा? अनवर, देखिए, मैं सिर्फ सिक्योरिटी का जो इजलास हुआ था, फॉर्चुनेटली मैं उसका हिस्सा थी। 8 घंटे जो सारी डिबेट डिस्कशन हुई इन कैमरा सेशन में, मैं मौजूद जी। तो वहाँ ना सिर्फ ये कि अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की बात हुई थी, कश्मीर उसका हिस्सा था। अच्छा। कश्मीर पे डिबेट मौजूद थी और इसीलिए अभी वो जो इजलास हुआ था वो कंक्लूड नहीं हुआ, उसको टू बी कंटिन्यू किया गया है कि वो, ताकि डिबेट जो है वो कंप्लीट हो सके, डिस्कशन की जा सके। लेकिन जो ब्रीफिंग 2 घंटे की मिली थी उसमें कश्मीर पे ब्रीफिंग दी गई। ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात, ये जो आपने माहौल की बात, देखिए, अब लफ्जी गोलाबारी जो अभी मीना फरमा रही थी कि मैं इतनी लो उस पर नहीं जाऊंगी, तो अगर ये तकरीरें सुन ले मरियम बीबी की तो इनको फिर न्यू लॉ की डेफिनेशन नजर आएगी। प्रैक्टिकली पता लगेगा कि न्यू लॉ क्या होते हैं। जब आप नॉन इलेक्टेड और कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को खड़ा कर देंगे कि वो जाके इतने बड़े कॉज को डिफेंड करेंगे सिर्फ वोट की खातिर, तो फिर ये लफ्जी गोलाबारी जो है वो इसमें किसी ना किसी नहज पे तो लेके जाना है। दूसरी बात यह कि कश्मीर कॉज पे जब नेशनल असेंबली में खड़े होकर इस किस्म की तकरीरें की गई कि जी वो तो कश्मीर का सौदा कर दिया, सकूते कश्मीर का लफ्ज इस्तेमाल किया था ख्वाजा आसिफ साहब ने, तो ये कितना खौफनाक लफ्ज है। मुझे आप बताएं कि हमारे साथ जो कश्मीरी मिलते हैं, हुर्रियत के बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी जब मेंबरान पार्लियामेंट इस किस्म की बातें करेंगे, और वो भी पाकिस्तान के मेंबर जो है वो इस तरह की बात कर रहे होंगे कि जी सकूते कश्मीर, यानी आप मान रहे हैं कि खुदा न खास्ता जो मोदी ने किया था आप उसको इंडोर्स कर रहे हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये ऐसा कॉज है कि इसके ऊपर सियासत ना करें, सियासत से ऊपर हो जाए। आपने वोट लेने, आप ना 100 बातें कर लें, लेकिन अब मसला सारा ये है कि जहां आप ही की हुकूमत रही हो वहाँ इनकम्बेंसी इफेक्ट तो आएगा। लोग आपसे सवाल करेंगे, ये तो नहीं होगा कि हर जगह जाके आप अपना जो चूरन बेचते हैं वो बिकना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात ये कि माहौल बेहतर हो सकता है अगर ये अपनी जात से ऊपर हो जाए। अब अगर आप मुझे बताइए, जो केसेस चल रहे हैं अदालतों में मौजूद हैं इस वक्त, अदालतों के मैटर सब जुडिस है, उसको आप सामने रख के और इतने बड़े बड़े कॉज अफगानिस्तान पे और कश्मीर कॉज पे आप ब्लैकमेलिंग शुरू कर दें और सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में ऐसी बातें करें और नारे लगवाएं। लेकिन तो कंवल साहब, आज तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने दावा किया कि पिछले 3 साल में उनकी हुकूमत के, जो उनकी साबका 5 साल हुकूमत है, कुछ स्कैंडल सामने अगर आया उस पर किसको सजा मिली, किसी को सजा नहीं मिली। ख्वाजा आसिफ साहब भी जमानत पे हैं, ख्वाजा साद साहब भी जमानत पे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी जमानत पे हैं, शाहिद साहब भी जमानत पे हैं, मिफ्ता साहब भी जमानत। आज तो वो इस हवाले से आपने देखा होगा मीडिया में उनका ये चैलेंज भी आया था कि सुबह उस वक्त टॉक शो में ही बैठी थी जब वो लाइव कर रहे थे प्रेस, तो फिर तो उन्हें खुश होना चाहिए, उन्हें तो तालियां बजानी चाहिए। उनको तालियां बजानी इसलिए चाहिए कि अगर उनके ऊपर कुछ प्रूफ नहीं हो रहा है तो फिर इसका, और वो अगर जमानत पे भी आ गए हैं तो इसका मतलब है कि जो वो इल्जाम तराशी हुकूमत पे करते हैं वो तो सारा काम नहीं हो रहा है। क्योंकि इनके दौरे हुकूमत में जरदारी साहब 11 साल बाहर नहीं आए थे और जस्टिस कयूम की ऑडियो लीक आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। जी जी। अगर ऐसी कोई लीक आपको इमरान खान साहब के नाम से नहीं सुनाई थी हो, इमरान साहब का, यानी जो ये कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़, नैब न्याजी गठजोड़ नहीं है, अवाम न्याजी गठजोड़ है। और हम सिर्फ इदारों को चाहते हैं कि वो आजादाना तरीके से और बिल्कुल फ्री एंड फेयर मेरिट पे सारी इन्वेस्टिगेशन करें। उसके लिए उनको कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, वो हम उन्हें देंगे क्योंकि हम हुकूमत है, हमारा काम है। लेकिन ये इनका काम ये नहीं है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अपने केसेस लड़े। जब वहां पे FIA की टीम इनसे पूछती है कि जनाब ये जो आपके इतने बड़े बड़े महल खड़े किए हुए हैं, मरी में आपने तोहफे दिए हैं अपनी बेगमात को और उनके अकाउंट्स में जो पैसे आए हुए हैं आपके बच्चों के, जिसकी वजह से यहाँ से मफरूर है, उसकी सोच क्या है? वो कहते हैं जी फलस्तीन का मसला बहुत ज्यादा आजकल जोर पकड़ के। तो भाई आप इस तरह इदारों का मजाक ना उड़ाएं। आप हुक्मरान रहे हैं, आपका काम है कि आप जवाब दें, आप जाके सोर्सेज डिक्लेयर करें और अपनी जांच बिल्कुल जवाब देना चाहिए। सलाम करेंगे। आई एग्री। जवाब तो उनसे कोई पर्सनल, मेरी या इमरान खान साहब की भैंस चोरी किसी ने नहीं की हुई, लेकिन हमारी आवाम का पैसा चोरी की हम सवाल जरूर करेंगे और हमारा हक बनता है कि हम सवाल करें और इनका हक बनता है कि अपने आप को क्लियर कराएं। ये क्लियर कराएं और बाइज्जत तरीके से बैठ के असेंबलियों में सियासत करें। यस, बिल्कुल आपने सही कहा कि बाइज्जत तरीके से बैठ के असेंबलियों में सियासत करें। रुबीना साहब, आप हैं मेरे साथ? जी बिल्कुल, मैं यहीं पर हूँ जी, मैं सुन रही हूँ सारा कुछ। जी रुबीना साहब, आपने सारी बात सुन ली, जवाब दीजिएगा।
जी, पहली बात तो मैं जवाब देना तो खैर अब ये भी एक नई अपना रवायत मौकफ दे दे, है। अपना मौकफ दे दे अगर आप जी, ठीक है। मैं मौकफ ही दे रही हूँ क्योंकि मुझे चूरन और मंजन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मसला ये बन गया है कि कमल साहबा मेरी बड़ी अच्छी ऑनरेबल कोलीग भी है, लेकिन मसला है कि हम चूरन और मंजन से बाहर ही नहीं निकल रहे और ब्लैकमेलिंग और इस किस्म की चीजें, जबकि ये चीजें वो हैं जो कि हम सब ने देखी हैं कि कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा है, यहाँ पर क्या क्या हालात हो रहे हैं, क्या क्या होता है। हर तरफ जो है ऑपोजिशन को ही पकड़ा और रगड़ा जा रहा है, जबकि आप मुझे बताएं ना फॉरेन फंडिंग केस कहाँ गया उसका फैसला। आज की बात आप मुझे बता दें कि जो रिंग रोड रिपोर्ट आई है उसके ऊपर जो रिपोर्ट पेश की गई है शहजाद अकबर साहब और आजम खान साहब ने, वो मेरे ख्याल में इंक्वायरी आ गई, उसकी रिपोर्ट वो शाया क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसमें आपके 2 मिनिस्टर बड़े बड़े शामिल हैं और हमने गुज़िश्ता माजी में यही देखते आए हैं कि जितना बड़ा मिनिस्टर कोई हरकत करता है उतना ही बड़ा उसको फिर ओहदा दे दिया जाता है। और मैं यकीन रखती हूँ कि मेरी बहन जो है वो बड़ी पावरफुल भी है इस पार्टी में और सोर्सफुल भी है, तो वो जरूर कहेंगी कि जितनी जल्दी हो सकता है रिंग रोड की जो रिपोर्ट है उसको शाया करें, ताकि सबको पता चले कि चोर कौन है, कौन किस चीज की प्रॉब्लम में शामिल है। जहां तक बात है कश्मीर की, आप बात करते हैं और सपूत कश्मीर, हम सबको बड़ा दर्द है। ये आप कहना, मैं पहले भी हमेशा कहती हूँ कि किसी के पास कोई थर्मामीटर नहीं है कि वो जज कर सके कि आप ज्यादा मोहब्बत रखते हैं कौन। सबसे ज्यादा तो वो लोग इस टाइम में समझती हूँ कि उनकी मोहब्बत का कोई नेमुल बदल नहीं, कि जो जब शहीद होते हैं तो वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के झंडे में जो है वो दफनाया जाए। लेकिन बात यह है कि उनके पर्सपेक्टिव की अगर आप बात करते हैं तो हमारे दौर के अंदर तमाम तर जो पार्टीज है उनको मिल के साथ लेके जाया भी जाता था। और जहां तक बात है ऑडियो लीक्स होने की या वीडियो लीक्स होने की, तो यहाँ पर इस दौर में बहुत सारी वीडियो और ऑडियो लीक्स हुई है। मुझे बताएं उनका कुछ बना है? उन पे कोई जवाब आया है? उन पे कोई सवाल उठे हैं क्यों? लेकिन कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो खैर लाडले तो लाडले होते हैं, लेकिन जाहिर बात है जो चीज भी है वो उसकी जरूर उसको बनते की जब तक पहुंचना चाहिए। मेरे सेगमेंट का वक्त खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया कमल शोजा साहब, आपने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। रुमीना खुर्शीद आलम साहब, आपने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। और पीजे मीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन स्काइप। व्यूअर्स, चलते चलते जरूर कहेंगे ब्रेक पर जाने से केवल कि अल्फाज का चुनाव बहुत अहमियत का हामिल होता है। हमें जरूर कैंपेन करनी चाहिए, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ जरूर देना चाहिए, लेकिन हदूद क़यद को तय करना चाहिए कि कहीं हमारे कुछ अल्फाज से हमारा जो एक नेशनल कॉज है उस पर जख्म ना पहुंचे। ये गुजारिश थी। इसके साथ ही छोटा सा वक्त लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो कश्मीर से जुड़ी खबर, लेकिन दूसरी खबर है जो 13 जुलाई 1931 से जुड़ी हुई, उस पर गुफ्तगू कर रहे होंगे। एक छोटा सा वक्त, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। जब बादल गरजे, बिजली गूंजे और बरसें बारिश की बूंदें, तो अपने जानो माल की सलामती के लिए बर वक्त करें एहतियात, ताकि खुशगवार और महफूज रहे मौसम बरसात। छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाए। बरसाती नालों में कूड़ा करकट हरगिज मत फेंकें। बारिश के खड़े पानी बरसाती नालों, नहरों और दरियाओं में नहाने से गुरेज करें। नशेबी इलाकों में रहने वाले लोग बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बरसात में बच्चों पर खुसूसी नजर रखें और बारिश में भीगे हुए बरकी आलात, खम्बों और जमीन पर गिरी तारों को छूने से गुरेज करें। पहाड़ी इलाकों के रिहायशी फ्लैश फ्लडिंग से बचने के लिए खुसूसी इक़दाम करें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल या अपने मुतल्लिका DC ऑफिस से राब्ता करें। आपके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर पल कोशां। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। कश्मीर में आज़ादी की जो तहरीक है, इसकी बुनियाद 1931 में रखी गई। ये दुनिया की कदीम तरीन तहरीकों में से एक तहरीक है। इस तहरीक का एक ही मकसद है कि कश्मीरियों को अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का इख्तियार दिया जाए, ताकि वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ये तयन कर सके कि वो किस मुल्क के साथ या वो कैसे अपना मुस्तक़बिल देखते हैं, बजाय इसके कि उनके ऊपर जो है ज़ोर ज़बरदस्ती हिंदुस्तान ने जिस तरीके से कश्मीर पे कब्ज़ा किया हुआ है उसको तसलसल को जारी रखा जाए।
वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे मैं ब्रेक से कबल आपसे कह रहा था कि कश्मीरी कंट्रोल लाइन के आर पार और जितने भी कश्मीरी पूरी दुनिया में बसते हैं, कश्मीरी डायस्पोरा बड़ा प्रोएक्टिव है। आज यौम शुहदाए कश्मीर मना रहा है। इसकी थोड़ी हिस्ट्री ब्रीफली आपको बताते चलें। 13 जुलाई 1931 के शुहदा को खराज अकीदत पेश किया जाता है और डोगरा राज था और हिंदू फौजियों ने फायरिंग की और 22 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। लेकिन ज़बरदस्त खराज तहसीन है उन 22 शहदा को आज भी 2021 से बैठ के, जिन्होंने आज़ान की तकमील में अपना किरदार अदा किया और मेरे ख्याल में सुनहरी हरूफ से तारीख में लिखा जाएगा उनके ये कारनामा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इस मौके पे ट्वीट भी किया, अपने बयानात दिए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह कश्मीरियों के साथ खड़ा है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले से में हमने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पे बात की थी। दो नुमाइंदा शख्सियातें हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है। शमीम शॉल साहिबा हैं जो बरतानिया में मौजूद हैं, कश्मीरी रहनुमा हैं, खुद नस्लन कश्मीरी हैं, वहाँ मकबूजा कश्मीर से आपका ताल्लुक है और जब 5 अगस्त 2019 का गैर आइनी इकदाम किया तो बड़ी नशिस्तें उन्होंने इस्लामाबाद में मार्चसात की। बहुत शुक्रिया शमीम शॉल साहब आपका। अली रज़ा सैयद साहब हैं, कश्मीर काउंसिल यूरोपीय यूनियन के सरबराह हैं, जो ब्रसल से हमारे साथ बजरिया स्काइप मौजूद हैं। दोनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। शमीम शॉल साहबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। बताइएगा मैम, 13 जुलाई 1931 इसकी जब ये इस पे हम यौम शुहदा कश्मीर मनाते हैं, किस तरह इसकी रेलिवेंसी है आज 13 जुलाई 2021 में, क्या कहेंगी शमीम शॉल साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आज 90 साल हो गए हैं कि जो एक माइलस्टोन जो तहरीक आज़ादी का एक वो साल जब इसकी दागबेल पड़ गई, जब ये तहरीक ही खून से शुरू हो गई, जब 22 कश्मीरियों को अजान के दौरान शहीद किया गया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सारी तब्दीलियां आई और ये एक ऐसा वाक़ा था जिसने जो साम्राज्य था, डोगरा साम्राज्य, उसके खिलाफ लोगों को न सिर्फ मुत्हिद कर दिया बल्कि बावर कराया कि इसके बगैर कि जो भी फॉरेन ऑक्यूपेशन है या जो भी माइनॉरिटी उस वक्त रूल कर रही है वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन को तस्लीम नहीं है, इसलिए कि उन्होंने उस वक्त भी उनके हक जो है सलब किए थे। अगर हम देखते हैं सोशली और इकोनॉमिकली कश्मीरी मेजॉरिटी में थे, लेकिन पॉपुलेशन के रेशो से उनको वो हुकूक नहीं मिल रहे थे। एक बहुत अहम बात, जब 1931 में 13 जुलाई को ये बहुत बड़ा सानिया पेश आता है और ये अजान को कंप्लीट करने के लिए 22 बंदे शहीद हो जाते हैं। इनके जनाजे जब श्रीनगर की मुख्तलिफ गलियों से गुजरते हैं तो एक आवाज जो आज तक गूंज रही है और ये आवाज अब दुनिया के हर शहर में आज गूंज रही थी कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, और वो आज़ादी जो अभी तक हमें नहीं मिली है, जिसका वादा बार बार किया गया है। दूसरी अहम बात जो इस वक्त हमें याद रखनी चाहिए, उस जमाने में भी फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश वाइसरॉय ने 500 के करीब सोल्जर्स कश्मीर भेजे थे, क्योंकि ये फॉरेन ऑक्यूपेशन को या उस वक्त की जो डोगरा हुकूमत थी उसके बस में ये नहीं था कि वो कश्मीरियों को जो जगह जगह तमाम जो क्वार्टर्स में लोगों ने एहतजाज किया और दूसरे दिन तकरीबन कश्मीर की खवातीन ने इस दिन के हवाले से 31 जुलाई 13 जुलाई 1931 और 14 जुलाई को तकरीबन हजारों खवातीन बारामूला, श्रीनगर और मुख्तलिफ शहरों में जमा हो गई और उन्होंने अपने मर्दों का हौसला बढ़ाया। इससे पहले भी अगर हम देखते हैं 1 लाख के करीब खतूत भेजे गए थे वायसराय हिंद को कि महाराजा ने जो कश्मीर के अंदर जुल्म सितम रवा रखा है और इंसानी हकूक की बिल्कुल इसी तरह की इंसानी हकूक की पामालियां हो रही थी जो आज है। ठीक और है, यही एक शमीम साहब, मैं इस बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैं चाहूंगा अली रजा सैयद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अली रजा साहब, बताइएगा, यूरोपीय यूनियन आप लोगों का जो चैप्टर है कश्मीर काउंसिल का, उसके सरबराह हैं और वहाँ ज़ाहिर बात है बासर ममालिक का मरकज़ है, यूरोपीय यूनियन का सदर मुकाम है ब्रसल्स। आज आप लोगों ने इस हवाले से क्या किया और जो अहले मगरिब है
उनके ज़मीर को झंझोड़ने के लिए जो आपकी काविशें, आप समझते हैं कि ये तो सिलसिला 13 जुलाई 1931 से जारी है, जैसे शमीम शाल साहबा कह रही थी, और अब 13 जुलाई 2021 आ गया और इसमें मजीद इजाफा हो रहा है, तो क्या कहेंगे? कुछ आपको बदलाव नजर आता है? जो उनका ज़मीर है वो जाग रहा है या अभी भी बेहसी आपको नजर आती है? जी असल में मैं आपको बताता चलूं कि 13 जुलाई 1931 को जो शहादतें हुई, जिस तरीके से उन्होंने अपने बुनियादी हक के लिए, जो हक की आज़ादी है, जो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके लिए जो उन्होंने उस वक्त कुर्बानियां दी थी, वो सिलसिला मुसलसल आज तक जारी है। और उन शहादतों में इस वक्त तक जो है वो 1.5 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। लोगों को अगवा किया गया है, डिसअपियर किया गया है, बच्चे नाबीना किए गए हैं, औरतों की बेरहमती की गई है। ये सिलसिला मुसलसल जारी है। और ये खासकर जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, उन्होंने, मेरे ख्याल में उनके ज़हन में ये सवार है कि वो ताकत के जरिए कश्मीरियों की इस तहरीक आज़ादी को या उनकी आज़ादी की तड़प को वो ख़त्म कर सकेंगे, जो वो कभी नहीं कर सकेंगे। जहां तक तल्लक है यूरोपियन यूनियन का, देखिए यूरोपियन यूनियन का जो फाउंडेशन है वो है ह्यूमन राइट्स पे जी, और इनके चार्टर में है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन तक अपने उन मजलूम बहन भाइयों की आवाज को पहुंचाया जाए, ताकि ये अपने उन असूलों पे, जिन असूलों पे ये यूनियन कायम है, वो उसको मद्देनजर रखते हुए वो बेशक दूसरे ममालिक, इंडिया के साथ या दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड या दूसरे ताल्लुकात हैं, हमें उस पर एतराज नहीं है, लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि वो ह्यूमन राइट्स के इशू जो हैं, और खासकर जो जुल्म बर्बरियत भारतीय सरकार मकबूजा कश्मीर में कर रही है, उसको रोकने के लिए अपना एक रोल अदा करे। और तो क्या वो रोल अदा होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है अली रजा साहब? देखिए, मैं समझता हूं कि चेंज आ रही है। अच्छा, आप अगर देखें, हमें देखना यह होगा कि हम किस तरीके से पेश कर रहे हैं। कश्मीरियों की भी एक जिम्मेदारी है, डायस्पोरा की भी एक जिम्मेदारी है, और जिस तरीके से हमने अपने नैरेटिव को इनके सामने रखना है, जो आलमी बरादरी के सामने रखना है, उसको देखना होगा, उसमें जो खामियां हैं उसको उनको दूर करना होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इनकी आवाम तक और इनके आवाम तक अगर ये मैसेज पहुंच जाए, और ये कभी हो नहीं सकता कि अपनी आवाम की जो ख्वाहिशात हैं या उनकी जो मुतालबात हैं उसको ये रद्द करें या उसको इग्नोर करें। तो इसीलिए हमने आज कैंप लगाया था यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के सामने, जो इनकी वजारत खारजा है, और इसके अलावा भी इंस्टीट्यूशंस वहां मौजूद हैं। और यही हमारा मैसेज था उनको। हमने एक मेमोरेंडम भी उनको दिया है, जिसमें हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की है कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट में जो बच्चों के बारे में थी, उसमें उन्होंने कंफर्म किया है कि भारतीय सरकार ने पैलेट गन के साथ 39 बच्चों को, जिनमें 6 बच्चियां थी, उनको उन्होंने नाबीना किया, शहीद किया। हमारी जो डिमांड थी इनसे आज, वो ये थी कि आपकी तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी पॉलिसी स्टेटमेंट आनी चाहिए, और आपको भारत के साथ ये मसला उठाना चाहिए, क्योंकि आपकी फाउंडेशन जो है वो ह्यूमन राइट्स पे है जी। जिस तरीके से यहाँ पे यूरोप में इन्होंने तो वो देखा हुआ है, जब नाजी हिटलर के दौर में यहाँ पे जो अकलीतों के साथ या ज्यूश कम्युनिटी के साथ जो कुछ हुआ, उसको सामने रखते हुए उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई, हम नहीं चाहते कि एशिया में भी उसी तरह के हालात पैदा हों। भारतीय सरकार जिस रास्ते पे चल रही है, उसके नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे, और उसका इफेक्ट जो है वो पूरी दुनिया और यूरोप को भी उस शमीम शाह साहब से मैं जानना चाहूंगा। शमीम साहब, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी जी। मुझे बताइएगा, आप बरतानिया में हैं, अली रजा सैयद साहब ब्रसल्स में हैं, आपने बात की, आपने पूरे एक सियाक को सबाक बताया। अली रजा सैयद साहब बता रहे हैं कि उन्होंने आज कैंप लगाया था और ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप भी समझती हैं ये बयानिए की अब जंग है, नैरेटिव जो है हमने अपना बनाना होगा ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से, और जिस तरह लोगों की, जो मुकामी लोग हैं, आपने बताया बेदखली उनकी की जा रही है 5 अगस्त 2019 के बाद से, और ये सिलसिला जारी है। और एक ढोंग भी रचाया मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने, और एक
नाम नेहाद अपने जो भारत नवाज थे उनकी APC बुलाई बारकैफ, वो भी उनके काम ना आई। तो ये बयानिए की जंग को हमने बढ़ाना है और उसमें आप जैसे लोग कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। क्या कहेंगे? आप ही बरतानिया में मौजूद हैं और देखा जाए तो अगर तारीख के स्टूडेंट की हैसियत से ये उन्हीं की छोड़ा हुआ एजेंडा है, बरतानिया का भी अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन है। क्या कहेंगी शमीम शाह साहिबा? देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि 500 के करीब जो सोल्जर्स ब्रिटिश एम्पायर ने भेजे थे महाराजों को सपोर्ट करने के लिए, रादर देन कि वो उस वक्त उससे जो एटमॉस्फेयर था उसको वो थोड़ा सा डिफ्यूज कर सकते थे, वो लोगों के राइट्स की बात करते। उस वक्त भी 1947 में भी और अभी तक जो सिलसिला जारी है वो ये है कि बरतानिया की हुकूमत ने, जबकि हम देख रहे हैं कि बरतानिया की पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बार बार डिबेट हो रही है, बार बार डिस्कशन हो रही है, लोगों के सामने इस वक्त भी दुनिया भर में कश्मीरियों ने एहतजाज किया है अगर कोविड है। लेकिन भारत को जो अपना एजेंडा था कि हम कश्मीर को इसी तरह से अपना एक हिस्सा बनाएंगे जिस तरह से इन्होंने जूनागढ़ और जबरदस्ती और हैदराबाद को किया था, वो नहीं हो सका। और आज जो उनको डिलिमिटेशन के जरिए या उन्होंने IAS ऑफिसर्स को, कश्मीरी मुसलमान जितने भी हैं उनको कश्मीर से बाहर निकाल कर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भेजा है और जो बाहर के फॉरनर्स हैं उनको कश्मीर भेज रहे हैं। ये जो क्लैश ऑफ कल्चर आएगा, क्लैश ऑफ लैंग्वेज आएगा, ये जो सारे क्लैशेस मिलके किसी एक बहुत बड़े हादसे को जन्म दे सकते हैं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनेशनल जो वर्ल्ड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कमिटमेंट एक है कश्मीर के साथ, उसको पूरा किया जाए। उसमें हमारे जो बरतानिया की हुकूमत है वो कलीदी रोल कर सकती है, लेकिन अभी तक नहीं कर रही है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये वर्ल्ड ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ इकोनॉमिक जो टाइज है इनके एक दूसरे के साथ, वो उसको देख रहे हैं। यहाँ तक हमने कोविड में भी देखा है कि उन्होंने पाकिस्तान को रेड जोन में डाला है। इंडिया में उस वक्त तकरीबन रोजाना 10 से 5,000 के करीब जो वैसे रिपोर्ट्स थे, जो अगर आप अंदरूनी खाना देखेंगे तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि हजारों नहीं लाखों के करीब हिंदुस्तानी कोविड से मर गए, लेकिन उन पर पाबंदी नहीं लगाई। तो ठीक कह रही हैं आप, एक साइन कर रहे थे वो एक आपने बिल्कुल सही कहा कि ये है। रजा सही साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, बताइए आप, EU डिसइंफो लैब एक बहुत बड़ा स्कैम भी अनर्थ हुआ था और भारतीय नेट पर था जो फेक आइडेंटिटीज के साथ पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, उसका पर्दा भी चाक हुआ। तो मैं जैसे सवाल किया था शमीम शाह साहिबा से कि हमने अपने बयानिए को तगड़ा करना है और हमारे खिलाफ जो ये हाइब्रिड वॉर है, 5th जनरेशन वॉर, इसका भी तोड़ निकालना है, तो आप वहां पर बैठे हुए हैं, इसका क्या काउंटर हो सकता है आपकी राय में? देखिए, इसका काउंटर बिल्कुल हो सकता है। भारत की जो सरकार है वो अभी तक उस डिसइंफो लैब के बेनकाब होने के बावजूद वो अपना रोल जारी रखे हुए हैं, वो अपना जो झूठा प्रोपेगेंडा है वो जारी रखे हुए हैं। अब देखना ये है, जो मैंने पहले बात की थी, हमें बैठ के ये फैसला करना होगा, हमें देखना होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हमने जो अपना नैरेटिव रखना है, क्या वो नैरेटिव एक्सेप्टेबल है। उस नैरेटिव के लिए हमारे जो कश्मीरी हैं उनको बैठना चाहिए और जो थिंक टैंक्स हैं हमारे, उनको एक फार्मूला सामने लाना चाहिए कि इंटरनेशनल फोरम पे किस तरीके से इस नैरेटिव को पेश किया जाए, जहां से हमें खासकर वो पावर्स जो मैटर करती हैं, खासकर यूरोपियन यूनियन जिस तरह एक इकोनॉमिक ब्लॉक है, इसी तरह जो बाकी जो ममालिक हैं उनका, तो अब देखना यह है कि वो नैरेटिव जो आप यूरोप में कर सकते हैं, वही स्ट्रेटेजी आप मिडिल ईस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां का माहौल, वहां के जो माशरा है वो डिफरेंट है। तो हमें उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजीज को बनाना होगा। ये मुझे बताइए कि जो कश्मीरी डायस्पोरा है, आप बैठे ब्रसेल्स में, शमीम साहब लंदन में है, आपस में कनेक्टिविटी आप लोगों की है, सेम सफे पर हैं, सेम आवाज के साथ आप लोगों की, मतलब हम आवाज होकर बात करते हैं? देखिए, हमारा सबका एक ही मुतालबा है, सबकी एक ही जदोजहद है। सब चाहते हैं कि भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर से निकले, भारत मजालम बंद करे, भारत के जो लोग हैं जो वार क्राइम में मुलव्वस हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए। भारत कहता है कि वहां पे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यूनाइटेड नेशन की 2018 की रिपोर्ट, 2019 की रिपोर्ट और 2021 की
जो चिल्ड्रन के हवाले से रिपोर्ट है, वो साफ जाहिर करती है कि वहां जुल्म हो रहा है। वहां 8-9 लाख से ज्यादा फौज किस लिए बैठी है, और हमारे बच्चों को जितना उन्होंने अंधा किया है, जिस तरह पैलेट गन का बेदरेग। लास्ट वर्ड है शमीम शाह साहब, क्या कैसे आप खराज तहसीन पेश करेंगे उन 22 शोहदा को जिन्होंने अजान की तकमील के लिए अपनी जानों का नजराना दिया और गोलियां जो है अपनी छाती पे खाई? कैसे, अगर आप ट्रिब्यूट देना चाहें इख्तिसार से, कैसे देंगी? देखिए, हमने ट्रिब्यूट उनको हमेशा देते रहे हैं। 1 लाख के करीब जो कश्मीरी शहीद हो रहे हैं, वो उसी नारे, उसी जज्बे, उन्हीं की शहादत। जब उन्होंने कहा था, जब वो जान दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था उस वक्त कायद के कान में कि हमने अपना फर्ज पूरा किया, आपने इसको कैरी करना है और हम इस जहद को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है कि 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी शहीद हो रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ 2 महीने में 315 नौजवान, महते नौजवान शहीद हो चुके हैं, 1000 की करीब खवातीन। और आज श्रीनगर में मार्च हुआ है, ये जो 13 जुलाई के शहीद शहदा है उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए। और सबसे बड़ा जो इनको खराज अकीदत ये होगा कि यूनिटी हो तमाम जो डायस्पोरा से लेके, क्योंकि आज कॉन्फ्रेंस का मौकफ है कि हक खुद इरादत के हुसूल तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी और जितने भी इंटरनेशनल फोर्सेस या कश्मीर के लिए काम करे उनको यूनाइटेड होकर इस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आवाज को मजबूत करना है। और ये जो नरेटिव है, जो हम कहते हैं बिल्ड करना है। बिलाशुबा बहुत बहुत शुक्रिया शमीम शाह साहबा आपका, आपने हमें बरतानिया से ज्वाइन किया। अली रजा सैयद साहब EU कश्मीर काउंसिल के सरबरा, आपने हमें ब्रसल से ज्वाइन किया। व्यूअर्स, ये आज का शो था, हम भी अपनी आवाज़, इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे और कश्मीर कॉज पे गुफ्तगू भी करते रहेंगे और अपना हिस्सा अदा करेंगे नैरेटिव बिल्डिंग में। ये आज का शो था। फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी के सेहत रही तो कल रात 10:05 में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।